खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे विमुक्त जाति दिवस, योगी का संकल्प। विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के मकसद से लखनऊ में विमुक्ति जाति दिवस समारोह आपको बता दें आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने सरकारी सेवाओं में नए प्रतिमान स्थापित करने वाली विमुक्त समाज की मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया। आपको बता दें कि इस समारोह का मुख्य उद्देश्य उन समुदायों को सम्मान देना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अपराधी घोषित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार इन समुदायों के लिए शिक्षा, आवास और आजीविका के क्षेत्रों में कई योजनाएं चला रही है। विमुक्त जातियों की मुक्ति के लिए 31 अगस्त की स्थिति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आगमन के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और अब हम बात करेंगे साहब परिवार सांसद मोइत्रा पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की। मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक बयान में कहा कि अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। इस टिप्पणी ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। ये मामला रायपुर के माना कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। शिकायत स्थानीय निवासी गोपाल सामंतों ने की। उनकी शिकायत में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणी से लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान हुआ है और ऐसा बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है। साथ ही इस तरह की भाषा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी खतरा बन सकती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक सांसद द्वारा इतना उत्तेजक और भड़काऊ बयान देना लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। उनका आरोप है कि यह बयान लोगों में आक्रोश भड़का सकता है, शांति भंग कर सकता है और समाज में वैमनस्य फैला सकता है। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बयान भारी पड़ा है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है। तो अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है महुआ मोइत्रा को एक बार फिर उनके बयानों की वजह से वो सुर्खियों में है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को अब उनकी टिप्पणी भारी पड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। तो अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को ये टिप्पणी भारी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, महुआ मोइत्रा का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बयान में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी और अब इस टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ में महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अखिलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अखिलेश जी, महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के बाद दर्ज की गई है। महुआ मोइत्रा एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक आपत्तिजनक विवाद दिया था और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक दिन पत्रकारों से बात करते हुए नदिया जिले में कहा था कि अमित शाह बांग्लादेश में घुसपैठ रोकने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको उनका सिर काटकर मेज पर रखना चाहिए। इस तरह के विवादित बयान जो महुआ मोइत्रा की तरफ से दिया गया था, इसी को लेकर भाजपा के तमाम नेताओं और संगठन में रोष था और इसके लिए लगातार ये बातचीत चल रही थी। आज वो जो चीज चल रही थी वो सामने आ गई कि आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर नदिया नगर में एफआईआर दर्ज की गई और इसमें ये आपत्तिजनक दिए गए बयान को लेकर फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इतना गंभीर जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है उसमें पुलिस अगर चाहती है तो ये आपत्तिजनक और असंवैधानिक बयान है, इसमें इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और सदस्यता भी जा सकती है। फिलहाल ये देखना होगा कि अब पुलिस इस कार्रवाई में उस वीडियो और फुटेज को जुटाती है। इस वीडियो फुटेज में महुआ मोइत्रा के द्वारा सिर कलम करने का बयान दिया गया था और उस बयान के आधार पर पुलिस महुआ मोइत्रा को नोटिस देके बुलाकर उनका बयान दर्ज कराने की पूरी कोशिश करेगी। महुआ मोइत्रा अपने तरफ से क्या बयान देती हैं या फिर महुआ मोइत्रा इसमें अपनी फिसली हुई जुबान का हवाला देकर माफी मांगने तैयार होती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस की इस कार्रवाई से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, अगर बात करें महुआ मोइत्रा की, तो महुआ मोइत्रा अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं, चाहे संसद में उनके बयानों की बात करें या संसद के बाहर उनके बयानों में कई बार उनके बयानों को लेकर इस तरीके की आपत्तियां सामने आ चुकी हैं। और अब जबकि अब केंद्रीय गृह मंत्री पर इस तरीके की ओछी और आपत्तिजनक टिप्पणी, और ऐसी टिप्पणी जो कहीं ना कहीं सामाजिक जो आप कह सकते हैं कि लोगों में एक तरह से लोगों की भावना भड़का सकती है, लोगों में उत्तेजना भर सकती है, और कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे बयान को महुआ मोइत्रा के द्वारा सुर्खियां बटोरने के लिए दिया जाता है या जानबूझकर वो ऐसे विवादित टिप्पणी करती हैं? देखिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा खैर अपने को फेमस करने के लिए बयान नहीं, लेकिन विवादित बयान देने के लिए वो जानी जाती हैं और जिस तरह से बेबाक वो बोलती हैं ये उनकी फितरत में शुमार रहता है। और जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की और एफआईआर जो दर्ज की गई और एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई, उस धाराओं के हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत इसे मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना, नस्ल के आधार पर लोगों को भड़काना, जन्म स्थान के लोगों को भड़काना, निवास जो लोग कहते हैं उसके आधार पर भड़काना, भाषा के आधार पर उन लोगों को भड़काना, और जो कई समूह जो अलग अलग समूह रहते हैं उन समूहों को भड़काकर संघर्ष जैसी हालात पैदा करना। तो इस तरह के धाराओं में इसमें मुकदमा जब दर्ज किया है तो धारा 196 और धारा 197 लगाई गई। इसमें कह सकते हैं कि 196 में तो भड़काने के लिए ज्यादातर आता है, लेकिन 197 में कहा जाता है कि राष्ट्रीय एकता भी भंग करने का काम इन्होंने किया है और उसकी तरफ इन्होंने भड़काने के लिए काम किया है। तो इस तरह की धाराओं से अंदाजा लगा सकते हो कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इसमें पुलिस की जांच में ये चीजें सामने आती हैं कि जो बयान उन्होंने पत्रकारों से बात करने के दौरान दिया था वो वीडियो पुलिस के पास मिल गया है। पुलिस उस वीडियो को जांच कर रही है और महुआ मोइत्रा से वो बात करेगी, उनके बयान दर्ज कराएगी। उसके आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है, क्या इस मामले में आगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से परमिशन लेके क्या वो महुआ मोइत्रा को पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर गिरफ्तार करती है और उसके बाद अगर जेल भेजती है और जिस तरह के आरोप लगे और नया जो विधेयक अभी लोकसभा में लाया गया तो तहत अगर कहा जाए तो 1 महीने में उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो इस तरह के तमाम तरह की चीजें जो
इन धाराओं में हैं और जो आरोप लगे हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जाती हैं। फिलहाल ये देखना होगा पुलिस की जांच और महुआ मोइत्रा के बयान दोनों अहम कड़ी हो सकते हैं। और बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की टिप्पणी अब उनके लिए भारी पड़ रही है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और अब हम बात करेंगे मकान में विस्फोट, दहशत और रोष। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित बेहटा गांव में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक मकान में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, एसडीआरएफ एवं बीडीडीएसटी की टीम को भी तत्काल बुलाया गया। विस्फोट इतना तेज था कि मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के कई मकान भी इसके जद में आए। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर उच्चाधिकारी पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य फिलहाल अब खत्म हो चुका है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई तो वो केजीएमसी रेफर हुए और केजीएमसी में हमारी टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद उनके सबसे अच्छा उपचार जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए केजीएमसी में हमारी टीम वो ऐसे नहीं। तो बेहटा में मकान में विस्फोट हुआ, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 5 लोगों के घायल होने की खबर है। बचाव कार्य अब कंप्लीट हो चुका है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी। हालांकि अब जो है वो विस्फोट के कारणों की पुलिस जांच कर रही है कि आखिर विस्फोट जो है वो किन कारणों से हुआ। और अब हम बात करेंगे सड़क फर्जी निर्माण में धांधली। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन नगर पंचायत में निर्माणाधीन सड़क में धांधली का आरोप लगा। आरोप है कि पहले से दुरुस्त सड़क बनवाकर जिम्मेदार अपनी जेबें भर रहे हैं। पूर्व सभासद महेंद्र केसरनी ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दावा किया है कि तोड़ी गई पुरानी सड़क का अधिकांश मटेरियल नए कार्य निर्माण में उपयोग किया जा रहा है, जबकि टेंडर में नई सामग्री से निर्माण कराने की बात कही गई है। इस निर्माण को सरकारी धन की लूट करार दिया है। दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी मधुसूदन जायसवाल ने आरोपों की टेक्निकल टीम से जांच कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने जल्दी ही स्थलीय जांच करने की बात स्वीकार की। बहुत अच्छी रोड है। आप अभी हम सुबह इसका वीडियो हम पूजा करके मंदिर से आ रहे थे तो बहुत अच्छी रोड है। अभी कम से कम इतनी मोटी लेयर है, इसको अपने चहेते को टेंडर करके ठिका देने के लिए ये नगर पंचायत अध्यक्ष ने ज़बरदस्ती इस रोड को तोड़वा कर, हमारा मकान इसी बगल में है, कुछ रोड पर कुछ मकान बना है, उस पर मिट्टी कुछ बह गया, इसलिए रोड कुछ बेकार लगता। नगर पंचायत इसको न साफ कराकर इसको टेंडर कराया और इसको सरकार के पैसे को भ्रष्टाचार के रूप में किया जा रहा है। अब ये तो आरोप हैं। अब जैसे कोई आरोप आता है तो मैं टेक्निकल टीम को भेज देता हूँ उसकी जांच के लिए। मौखिक वार्ता के क्रम में जिस दिन किसी पत्रकार भाई ने उसके वीडियोस भेजे थे और उन्हीं के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि यह कोई टेंडर हुआ है और जो गुणवत्ता विहीन कार्य किए जा रहे हैं, तो मैंने उस टेक्निकल टीम से इस बात को बात करी तो उनका कहना था कि इसकी हाइट जो है पहले बहुत ज्यादा थी, जिससे घरों में पानी या नालियों में पानी बराबर नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा जो टेंडर लिया गया है उसको तोड़कर उसके लेवल पे लेने की बात कही गई। और सोनभद्र से हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, पुरानी सड़क को तोड़कर नई सड़क बनाकर धांधली की जा रही है, जबकि पुरानी सड़क बताया जा रहा है कि ठीक थी, लेकिन पैसे का बंदर बांट करने की वजह से इस सड़क को तोड़कर उसी सामग्री से नई सड़क बनाने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला?
देखिए, ये पूरा प्रकरण जनपद सोनभद्र के चोपन नगर पंचायत का है, जहां पर ये 2 वर्ष पूर्व करीब 1.5 से 2 वर्ष पूर्व वो सड़क का निर्माण हुआ था, जो अभी सड़क चलने योग्य थी पूरी तरीके से। उसके बाद उस सड़क का फिर से टेंडर करके उस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि चोपन नगर पंचायत में अगर देखा जाए तो नगर पंचायत के अंदर कई ऐसे सड़क है जहां पर जल जमाव भी हो जाता है और गड्ढा युक्त सड़कें हैं, जहां पर राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस सड़क का निर्माण न करा करके फिर से वही सड़क जो निर्माण किया गया था उसी सड़क का निर्माण कराना, ये कहीं से न कहीं से इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आलोक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुरानी सामग्री से नए निर्माण का आरोप लगा है, सड़क निर्माण में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नगर निगम की स्कीम ज्योतिर्लिंगों की थीम। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम की स्कीम ज्योतिर्लिंगों की थीम। कानपुर नगर निगम शहरवासियों के लिए एक अनोखा शिवालय थीम पार्क बनाने जा रहा है, जहां एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन संभव होंगे। ये प्रदेश का दूसरा ऐसा पार्क होगा जिसकी प्रेरणा प्रयागराज महाकुंभ में बने ज्योतिर्लिंग पार्क से ली गई है। पार्क को इंदिरा नगर स्थित बुद्धा पार्क में 12 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए होगी। खास बात यह है कि सभी ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमाएं वेस्ट टू वेल्थ थीम पर तैयार की जाएंगी। नगर निगम की ओर से यहां साउंड एंड लाइट शो भी आयोजित किया जाएगा और दर्शकों को टिकट लेकर प्रवेश मिलेगा। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि यह पार्क धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही परिवारों के लिए एक सुंदर और आध्यात्मिक स्थल साबित होगा। संस्कृति, सौहार्द और क्रांतिकारियों की जमीन कहे जाने वाली कानपुर सिटी अब यहां पर नगर निगम कई थीम पार्कों का आयोजन और निर्माण करने जा रहा है। क्या है वो आयोजन और किस तरीके के थीम पार्क होने वाले हैं कानपुर शहर में, ये बताने के लिए नगर आयुक्त सुधीर कुमार हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, थीम प्रोजेक्ट अब आने वाले हैं, उनमें क्या कुछ होने वाला है? कहा जा रहा है कि जो पार्क होंगे वो बेहद खूबसूरत होंगे और कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक और क्रांतिकारियों को याद दिलाने वाले होंगे। देखिए, कानपुर में हमारा लगातार फोकस रहता है पार्क और ग्रीनरी के ऊपर। इसी चरण में हमने 3 थीम बेस्ड पार्क प्लान किए हैं, जिसमें हमारे जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी थीम पर एक हमने पार्क प्लान किया है। कानपुर का 1857 की क्रांति और आज़ादी के इतिहास में काफ़ी नाम रहा है, काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो हमने प्लान किया है कि आज़ादी के ऊपर हम यहाँ पे थीम पार्क प्लान कर रहे हैं। ये छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के रूप में हमने थीम बेस्ड पार्क प्लान किया है। तो ये तीनों कामों की जो रूपरेखा है वो पूरी तैयार हो चुकी है। 3-4 ज़मीनों के हमने ऑप्शन रखे हैं, अभी उसमें फाइनलाइज करते ही हम इन कामों के टेंडर निकाल देंगे। काफी उम्मीदें लोगों की जाग चुकी हैं ऐसे थीम पार्कों के बारे में सुनकर, तो अब उनको कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? लगभग इसमें 9 से 10 माह का इसमें समय लगेगा। हमारा यही प्रयास है कि कानपुर को हम जो वर्ल्ड क्लास सिटीज़ हैं उनकी श्रेणी में लेके आए। तो लगातार हम हर क्षेत्र में इसमें काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी की तरफ ये कि हमारा कदम है। अगर लागत की बातचीत करी जाए तो किस तरीके की कितनी लागत आने वाली है? क्या इसमें जो लोग आएंगे वो भी अपना योगदान कर सकेंगे? देखिए, ज्योतिर्लिंग पार्क जो है वो काफ़ी हम बड़ा पार्क प्लान करें, लगभग 5 से 6 एकड़ में। उसमें लगभग 9 से 10 करोड़ की कॉस्ट आएगी। जो 1857 क्रांति का हमारा पार्क है उसमें लगभग 2 करोड़ की कॉस्ट आएगी और चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में लगभग 2 करोड़ की कॉस्ट आएगी। इसको हम रेवेन्यू शेयरिंग बेस पे करेंगे, पीपीपी मॉडल पर। तो लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और उनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी सुविधा वहाँ पर देखने को मिलेगी। सर, मोती झील को पार्कों का प्लेस कहा जाता है, तो क्या इसी के आसपास होंगे या फिर कहीं और भी आपने जमीन देखी है, या फिर कहीं शहर के बाहर आप लोगों को लेके जाएंगे इन धार्मिक स्थलों पर? देखिए, हमारा प्रयास है कि पूरे शहर में पार्क्स और जो बाकी स्पेसेस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो इसलिए हमने पूरे शहर में 4-5 जगह इसमें देखी है। तो जैसे जनता की राय होगी उसके हिसाब से हम इसकी जगह फाइनलाइज करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त सुधीर कुमार जी, जिनका ये कहना है कि पीपीपी मॉडल पर जो है ये थीम पार्क बनाई जाएंगी। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे गणेश जी के सामने तख्त पर पढ़ाई। शिक्षा इंसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लिहाजा इसमें बाधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। इन दिनों एमपी के मंडला में कुछ ऐसा ही सामने आया है। ऐसा ही मामला सामने आया जहां स्कूल का भवन जर्जर है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए।
शिक्षा का मंदिर होता है। वैसे तो बच्चों की पहली पाठशाला माता पिता होते हैं, फिर भी वह स्कूल के मंदिर में प्रवेश करता है। वह मंदिर जहां एक शिक्षक ज्ञान के जरिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है कि ऐसे ही मंदिर यानी पाठशाला दिखा रहे हैं जो वर्षों से जर्जर है। जर्जर व्यवस्था में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती, जिसे लेकर बच्चों की पढ़ाई रंगमंच में हो रही। लेकिन अब इस रंगमंच पर भगवान गणेश जी पधार चुके, लिहाजा कई दिनों तक इस रंगमंच में कार्यक्रम होगा। लिहाजा मजबूर स्कूली बच्चे शिक्षा के लिए आवेदन के साथ गणपति जी से भी गुहार लगा रहे हैं। हमारा सारा भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम बाबा जी को एक पत्र दिया है। सारा भवन जल्द से जल्द बन जाए। नहीं, कोई नहीं सुन रहा। नहीं। तो पापा से आपने क्या बोले? बाबा हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। अधिकारियों लोग को सद्बुद्धि दें और हमारा सारा भवन बन जाए। यह है मंडला के तलैया टोला प्राथमिक स्कूल के बच्चे, जिनके पास पढ़ने के लिए स्कूल तो है लेकिन वह जीर्ण शीर्ण हो गया है। स्कूल में आधा 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे अध्ययन करते हैं। स्कूल की दीवारें सब कुछ बयां कर रही हैं। टूटी फूटी दीवारें कभी भी दुर्घटना को दावत दे सकती है। मजबूरन बच्चों को गांव के रंगमंच में जगह मिली है, जहां गणेश जी का दरबार सजाया गया है। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? उन्होंने गणेश जी के पंडाल में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही। वही शिक्षक भी पढ़ाई की अपनी औपचारिकता ढंग से निभा रहे हैं। गणेश जी के सामने तख्त पर बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। स्थिति भवन जर्जर होने की है। शासन ने, प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी, नया भवन स्वीकृत किया। 1 साल से हमारे बच्चे दर बदर भटक के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हम अनेकों बार पंचायत के माध्यम से, डीपीसी कार्यालय के माध्यम से ये सूचना देते रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप भवन निर्माण करें। तो कार्यालय से जानकारी मिलती है कि स्वीकृति के लिए भोपाल गया हुआ, जब सैंक्शन आएगा तभी आपका भवन बन पाएगा। ऐसे हमारे पास 2-2 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हमारे बच्चे और गांव वाले और उनके पेरेंट्स सारे मायूस हैं कि हो सकता है ये भवन बनता है कि नहीं बनता है। भवन नहीं बनता है जब तक बच्चों की दुर्दशा हो रही है। बारिश का सीजन चल रहा है, पानी अत्यधिक गिरता है तो हम बाहर भी नहीं बैठ पाते हैं, ना अंदर बैठ पाते हैं। किसी के घर में बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार से परेशानी झेल रहे हैं हम और स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अब बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बच्चों के सामने रोज ये व्यथा गांव वालों के सामने ये सुनाई जाती है, तो बच्चे सुन के ये समझ रहे हैं कि हम तो अब बाहर नहीं जा सकते, तो अब गणेश जी आए हैं तो हम गणेश जी के माध्यम से ही सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक कि हमारे बैठने की व्यवस्था हो जाए। अब शायद गणपति जी उनकी सुन लें, यही उम्मीद से वो बच्चे गणपति भगवान की शरण में गए हुए थे। रंगमंच ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, 1 कमरे का भवन है, उस पर गणेश जी भी बैठे हैं और बच्चे भी वहीं पे बैठ के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पर्व और त्योहार उत्साह और खुशियां देंगे, लेकिन शिक्षा भी ज्ञान का यज्ञ, जिसे सुचारू रूप से जारी रखना जिम्मेदारों का फर्ज बनता है। लिहाजा बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर भवन का प्रबंध होना चाहिए। के न्यूज के लिए मंडला से संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे